हेलो फ्रेंड्स। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब राज़ी खुशी होंगे। और रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। आप सबको मेरी तरफ से जो भी रमज़ान मनाते हैं और जो इस्लाम से हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देती हूँ कि इस मुक़द्दस महीने में आप सब अपने रब से हर एक के लिए दुआ मांगे। हर एक का मतलब है दोस्त भी, दुश्मन भी, क्योंकि सब एक रब के बनाए हुए बंदे हैं। दिलों से दुश्मनियां खत्म कर सकें तो वो बेहतर है इंसान के लिए, वरना दुश्मनियां दिल में रख के और आप दुआएं मांगेंगे तो दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो जी, मैंने तो पहले भी सबसे यही कहा है कि अगर वो रब माफ कर दे तो मैं कौन होती हूँ किसी को ये कहने वाली कि मैं किसी को माफ नहीं करती हूँ। लोगों ने खुद ही बना के रखा हुआ है कि जी, ये औरत किसी को माफ नहीं करती, क्योंकि मेरे में वो तौफीक नहीं है कि मैं माफ करूं। माफी मांगनी होती है, जो कर्मों का हिसाब देना होता है हमने, जो हम अच्छा या बुरा करते हैं उसका हिसाब हमने बंदों को नहीं देना होता, उसका हिसाब हमने अपने रब को देना होता है। चाहे वो खुदा है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो वाहे गुरु है, हमें उसको, ऊपर वाले को, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें दुनिया में भेजा, हमें उसको हिसाब देना है। माफी इंसान से नहीं मांगे। माफी मांगनी है तो उस रब से मांगे जिसकी नजरों में गुनाह हुआ। तो हम इंसान कुछ भी नहीं है। पल दो पल की हमारी जिंदगी है। इस जिंदगी को ऐसे काम करके बर्बाद मत करें कि कभी लोगों को गालियां दी जा रही हैं, कभी लोगों को कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। लोगों के ऊपर असर नहीं होता। आप लोग गालियां निकालोगे, गालियों का असर नहीं होगा, क्योंकि उनको बचाने वाला उनका रब पहले से उनके साथ है। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया मेरी बेटी के बारे में कि हो सकता है उसको रेडिएशन देनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई छोटा सा कैंसर सेल है जिसको लोकेट करना है डॉक्टर्स ने। वो जब पता चल जाए कि वो कहाँ है तो उसको एक दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा और उसको रेडिएशन दी जाएगी। और इंशाल्लाह हमारा भगवान, हमारे वाहि गुरु करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उस रब में इतनी ताकत थी कि उसने पिछली बार थर्ड टाइम जो कैंसर था उसको खत्म कर दिया था, तो इस बार तो एक सेल है जरा सा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो बेटी बहुत हिम्मत वाली है, बिल्कुल ठीक ठाक हम लोग कर रहे हैं, जो भी आपस में घर में उसकी स्पेशल डाइट और बाहर जाना आना और सब कुछ, सब ठीक है। अब आते हैं मेरी बात पे। तो जी, मैंने कौन सा धमाका किया है? अब बेटी कुछ करेगी तो मैं पीछे रहने वाली थोड़ी हूँ। मुझे भी तो फिर कुछ ना कुछ अपना, जो हमारे कर्म होते हैं, जो हम लोग पहले से लिखवा के आए होते हैं। बाकी मज़हब का जो भी हो, हमारे हिंदू और सिख धर्म में ये होता है, आपको पहले जन्मों का भी जो कर्म थे उनका फल इस जन्म में चुकाना पड़ सकता है। और हम इसको बहुत इज्जत सम्मान से इन कर्मों को हम लेते हैं, और जो भगवान हमारी झोली में डालते हैं, हम उस भगवान का शुक्र करते हैं कि उसने हमें इस लायक समझा कि हम इन कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। इन कर्मों से हम या तो पाठ पूजा, अपना रब का नाम लेके उसकी इबादत करके, या तो हम उस तरीके से भी अपने कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं, या फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ दुख सुख सहने पड़ते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आफ्टर ऑल हम लोग सब इंसान हैं, और इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा कहा जाता है। हर कदम पे उस रब की नजर में हम कोई ना कोई गुनाह कर रहे होते हैं, माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप अपनी सोच में, आप अपने काम में हजारों गुनाह दिन के कर रहे होते हैं। जितना मर्जी खुद को समझा लें, कई बार गुस्से में, कई बार किसी के लिए बुरा बोल के, कई बार किसी को कोई मुश्किल में डाल के, कहीं ना कोई गुनाह हर इंसान से होता है, क्योंकि हम इंसान हैं और माफ करने वाला वो ऊपर वाला। तो इसीलिए हम, जब हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है, तो हमारे हिंदू और सिख मजहब में उस बीमारी को एक पनिशमेंट नहीं समझा जाता। इसको बिल्कुल भी ये नहीं कहा जाता, देखा ये ऐसे थे,
इसीलिए इनको भुगतना पड़ रहा है। ये भुगतना नहीं होता। ये तो एक बैंक के अकाउंट की तरह होता है। आपके कुछ अकाउंट में अच्छे कर्म हैं, कुछ आपके गलती से किए हुए कर्म हैं, जिनको आपने ठीक करना है। तो जैसे बैंक से आप कई बार आपका अकाउंट जो है, हो सकता है वो ओवरड्राफ्ट में चला गया हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके पास बैंक ने अलाउ किया हुआ है कि आप 2000 5000 इतना ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, मतलब पैसे बैंक के हैं, लेकिन आप उसको खर्च कर सकते हो। तो आपने वो खर्च कर दिए, लेकिन आपको बैंक के पैसे तो चुकाने हैं ना। तो ऐसे ही रब ने अलाउ किया, तुम्हारी सोच है, तुम्हारे हिसाब से बात कोई ठीक है या गलत है, ये तुम्हें सोचना है। मैंने तुम्हें सोचने की शक्ति दे के इस दुनिया में भेजा है। तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे खाते में अच्छा लिखा जाएगा, तुम कुछ गलत करोगे तो गलत लिखा जाएगा, और जो गलत है उसको सही करना, उसके लिए आपको कई चीजों के बीच से गुजरना पड़ता है। तो जैसे कोई स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ रहा है, एक बार एक क्लास में फेल हो गया, तो ये तो नहीं कि उसको स्कूल से ही निकाल दिया जाता है कि अब आप निकल जाओ। उस बच्चे को और मौका दिया जाता है कि तुम्हारा 1 महीने बाद फिर से टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को तुम अच्छे से प्रिपेयर करो खुद को, और टेस्ट से गुजरो और उसमें से पास हो जाओ। यही जिंदगी का भी है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हुआ तो भगवान आपको मौका देते हैं कि आप उस टेस्ट को फिर से पास कर लो। और वो पास करते वक्त जैसे पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जागना पड़ता है, और आपको कई बार थक जाते हो, भूख प्यास लगी है, लेकिन पढ़ाई में लगे हुए हो कि नहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे पास होना है। तो यही चीज जिंदगी में होती है कि जब आप अपने कर्मों को सुधार रहे हो, उस वक्त कभी आपको बुखार, कभी आपका सर दर्द, कभी आपको ब्लड प्रेशर, वो भी हो सकता है। ऐसी चीजों से भी गुजरना पड़ता है, और कभी एकदम से सब ठीक हो जाता है। जैसे मेरी बेटी का लास्ट टाइम उसका कैंसर एकदम से बिना इलाज के ठीक हो गया, तो वहां से कर्म सब ठीक हो गए। लेकिन जैसे जैसे टाइम, जैसे जैसे वक्त के साथ, रब को पता है किस वक्त ये इंसान अब ये चीज सह सकता है, वो उस चीज से आपको गुजारता है। तो मैंने एक टेस्ट तो पास किया था जब मुझे पिछली बार कैंसर हुआ। अभी मेरी दवाइयाँ जो हैं मैं ले रही हूँ, वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं, और कुछ हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम, जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को असर करता है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, माँ को, बाप को, नाना को, सबको थी। तो फिर हम भी तो वही है ना, उन्हीं की जनरेशन से हैं, तो हमें भी ये तकलीफें, उनके बच्चे हैं तो जो उनकी जीन्स थी वो हमारे अंदर है, तो वो हमें भी तो वही कुछ होगा ना। तो इसलिए वो तकलीफें कुछ मायने नहीं रखती। वो तो जेनेटिक है, आपकी बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी बनी, तो वो भी कुछ ना कुछ पहली बॉडी का असर साथ लेके चलेगी। तो यही चलता है। अब लास्ट टाइम मैंने अपनी कहानी में बताया था, जब मुझे कैंसर हुआ, जब मैं कैंसर से गुजरी, और कितनी ज़्यादा तकलीफ वगैरह हुई, कीमोथेरेपी हुई, बहुत महीने कीमोथेरेपी चलती रही, और उसमें से मेरे रब ने मुझे निकाला। तो रब को विश्वास आ गया कि ये औरत, ये लड़की, ये जो भी कह लो, ये बहुत स्ट्रांग है और ये सह सकती है। तो जी, इस बार उन्होंने फिर मुझे टेस्ट करने का सोचा। बहुत वक्त से मेरे ब्लड टेस्ट ठीक नहीं आ रहे थे, इसीलिए बार बार हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स हो रही थी। ब्लड टेस्ट में कुछ ऐसा दिखा रहे थे कि अभी कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो वही बेटी वाली हालत कि जैसे उसका पहला डॉक्टर कहता जा रहा था कि नहीं वो है कहीं उसका एक सेल, तो वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसको रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मेरी एक डॉक्टर मुझे नई क्लिनिक में, जब मेरे अपने डॉक्टर ने, जो हमारे पर्सनल डॉक्टर होते हैं, उन्होंने जब मुझे एक नई क्लिनिक में रेफ़र किया, मैं वहाँ गई। वहाँ मुझे बहुत प्यारी सी एक इंडियन डॉक्टर मिली, लेडी डॉक्टर हैं वो, और पैदा तो यहीं की हुई हैं, लेकिन है इंडियन है। तो उसने इतना प्यार से देखा, इतना अच्छे से देखा उसने, और उसने कहा ये इतने वक्त से आपके ब्लड टेस्ट ठीक नहीं आ रहे, और इनको आगे कोई क्यों नहीं देख रहा, आप इस क्लिनिक में भी जाते हो, इस क्लिनिक में भी जाते हो, तो आपको क्यों किसी ने कहीं आगे और किसी को रेफर क्यों नहीं किया?
क्यों आपको हर टेस्ट करवा के ये नहीं बताया गया कि कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है? मैंने कहा मैं बहुत बार इनसे कह रही हूँ और अब एंड में जाके मैंने अपने डॉक्टर से कहा है, अगर मुझे ये चीज़ डिटेक्ट होगी जो ब्लड में आ रहा है, तो मैं आप पे केस करूँगी। तो फिर वो डॉक्टर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमें तो कोई हॉस्पिटल से लेटर नहीं मिली, जो डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं उन्होंने हमें लेटर भेजनी थी, तब हमने आपको आगे रेफ़र करना था, तो हमें लेटर नहीं मिली। तो मैं फिर से वापस हॉस्पिटल वाले डॉक्टर के पास गई और उनसे जाके कहा कि मेरे पर्सनल डॉक्टर को आपकी कोई लेटर्स नहीं मिली हैं, तो आप बताइए आप क्या करें? तो उसने कहा, चलें छोड़ें आपके पर्सनल डॉक्टर को, हम खुद ही हॉस्पिटल से ही आपको रेफ़र करते हैं। तो जी उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि सीटी स्कैन करना है, लेकिन पहले मेरी नस में से एक ऐसी दवाई डालेंगे, जिससे एक-एक बॉडी का हिस्सा, एक-एक नस, जहाँ-जहाँ से वो दवाई गुज़रेगी, उसके आस-पास जहाँ कुछ होगा, वो पकड़ा जाएगा कि यहाँ ये ऑर्गन आपका बॉडी का, जैसे आपके फेफड़े हैं, आपकी किडनीज़ हैं, आपका लिवर है, पेट है, और चीज़ें हैं और ऑर्गन्स हैं, तो उनमें अगर कहीं भी कुछ गलत होता है, जो होना नहीं चाहिए वहाँ बॉडी में, वो नज़र आ जाएगा। तो ये नॉलेज सारी आपको इसलिए कह रही हूँ कि मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि हमारे चाहे इंडिया के लोग हों या पाकिस्तान के हों, जो डॉक्टर ने कह दिया चुपचाप मान लेते हैं, कोई सवाल नहीं करते। तो आपको ये सवाल करने चाहिए ताकि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो आपका सही से आपको पता हो कि डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। तो जी, मेरा वो जो स्कैन हुआ, तो उसमें बीमारी पकड़ी गई। तो मुझे हालाँकि वीकेंड को कोई बुलाते नहीं है ऐसे हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे फ्राइडे शाम को काफ़ी लेट फ़ोन आया, ये 2 हफ़्ते पहले की बात है, और मुझे उन्होंने सैटरडे सुबह उन्होंने मुझे 10 दिन हुए हैं, सैटरडे सुबह मुझे बुलाया कि आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ, आ सकती हूँ। तो मैंने बेटी से पहले ही कह दिया। मैंने कहा इनको कुछ मिल गया है, जिसके लिए मुझे ये जल्दी बुला रहे हैं कि अभी हॉस्पिटल आ जाओ, वरना वीकेंड को जाने की क्या पड़ी थी। तो जी मैं वहाँ गई और डॉक्टर मिली, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी डॉक्टर थी। तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि हमें सीटी स्कैन में कुछ नज़र आया है, तो जिसके लिए आपको मंडे को दूसरा डॉक्टर हमारा कॉल करेगा और आपको हॉस्पिटल आना है ट्यूसडे को, या जिस दिन की अपॉइंटमेंट वो लोग आपको दे सकेंगे, तो आपको आना है और कुछ टेस्ट आपके किए जाएँगे। कुछ आपके स्कैन्स होंगे, कुछ आपके और टेस्ट होंगे। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखें, मैंने भी इतने साल काम किया है, मुझे भी पता है सब बातों का। आप जिस चीज़ के लिए आप मुझे फिर से बुला रहे हैं और टेस्ट करने हैं, तो मुझे साफ-साफ बताइए कि क्या बात है? मैं घबराती नहीं हूँ, मैं हर चीज़ को सह सकती हूँ, हर चीज़ को टॉलरेट कर सकती हूँ। ये घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। तो उसने कहा कि सीटी स्कैन में हमें जो डाई डाल के किया था, उसमें हमें नज़र आया है कि आपके राइट साइड यहाँ चेस्ट में आपके एक लंप है। तो लंप का मतलब होता है कि कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है आपकी। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उसकी हमने बायोप्सी करनी है, मतलब उसमें से मांस का पीस निकाल के हमने उसको टेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम ये ट्रीटमेंट जब उसने ये कहा, तो मैंने कहा आप साफ क्यों नहीं कहते कि ये कैंसर है यहाँ मेरे राइट साइड में? तो वो चुप कर गए क्योंकि वो अलाउड नहीं होते हैं कहना। तो इसलिए वो चुप कर गए, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड थी अपनी तरफ से। तो उसने मुझे कहा कि क्या आप घर में अपने आप को चेक नहीं करते हो? मैंने कहा मैंने किया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ख़ास फ़ील नहीं हुआ। थोड़ा-सा था तो मुझे लगा मेरा वज़न कम हो रहा है, तो ये शायद यहाँ की बोन्स नज़र आ रही हैं। तो वो एक्चुअली बोन नहीं थी। यहाँ पे राइट साइड में ग्रोथ है, जो कैंसर है। तो अभी बेटी और मैं दोनों एक साथ ये कैंसर से डील करने जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पहले भी हुआ था, अभी भी होगा, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। वो रब जिसने ज़िंदगी दी है, वो ही जानता है कि हमें कितना देर रहना है, कितना देर नहीं रहना। तो मुझे हुआ, मेरे प्यारे-प्यारे दोस्त, इतने टाइम से आप लोगों ने मुझे फ़ेस टू फ़ेस नहीं देखा है, तो अब जब ट्रीटमेंट होगी, सर्जरी होगी, तो उसके बाद तो मैं ये नहीं नज़र आऊँगी जो अब नज़र आ रही हूँ। तो मैं आपसे, एक तो मैं आपको बता दूँ कि क्या हो रहा है, और दूसरा
उस वक़्त हो सकता है कि आप मुझे देखना नहीं पसंद करेंगे। तो जी, अभी क्या हो रहा है ज़िंदगी में? अभी ये है आगे की प्लानिंग कि मैंने अ, सोम, मंगल, बुध, बुध को मैंने हॉस्पिटल जाना है। तो बुध को मुझे वहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम, नर्सेज़ की टीम और जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो सब, वो लोग मुझे वहाँ मिलेंगे। वो लोग मेरे से सारा प्रोसीजर, सारी बात करेंगे। तो बिकॉज़ ये ब्रेस्ट में है कैंसर, अब देखें कोई आदमी लोग वॉच कर रहे हैं या औरतें वॉच कर रही हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। तो हमें ऐसा बोलने से लफ्ज़ या कुछ परहेज़ नहीं करना चाहिए। जो बात है सामने बतानी चाहिए। तो मैं आप लोगों को इस बात से अवेयर कराना चाहती हूँ कि ये जो तकलीफ़ें होती हैं, इनको डट के एक तो मुकाबला करना चाहिए। एक ऐसी बातों को छुपा-छुपा के नहीं रखना चाहिए। अगर बात है, तो सबसे बात करो ताकि कोई बात सुनने वाला वो इससे फ़ायदा उठा सके। हो सकता है उनको भी समझ आए और वो भी चेकअप करवाएँ और उनका भी जो अगर कुछ तकलीफ़ शुरू होने वाली है, वहीं पकड़ी जाए। तो अभी क्या होगा जब मैं बुध को जाऊँगी, मेरे साथ वो टीम सारी मिलके बात करेगी और मेरी सर्जरी होगी, या तो ये नेक्स्ट वीक में ही सर्जरी होगी। हो सकता है बुध को मिलूँ तो मेरी थर्सडे को या फ्राइडे को या सैटरडे, संडे भी इमरजेंसी में सर्जरी करते हैं, हो सकता है उनमें से हो। अगर नहीं तो नेक्स्ट वीक में डेफ़िनिटली मेरी सर्जरी होगी। अब सर्जरी में क्या होता है, नॉर्मली जहाँ कैंसर है उस जगह को पूरा काट दिया जाता है। तो ये क्योंकि ब्रेस्ट में है, तो ब्रेस्ट से इस साइड का पूरा काट देंगे। लेकिन क्योंकि एज भी अभी इस समर में मैं 69 की होने वाली हूँ, तो कल को फिर कहीं ये तकलीफ लेफ्ट साइड में आ जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि दोनों साइड रिमूव कर दी जाएं? तो बेटर यही होता है कि आप दोनों साइड्स रिमूव करवा लें, क्योंकि देखें अभी मैं स्ट्रांग हूँ, मेरी बॉडी फिजिकली मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इस चीज़ से गुजर सकती हूँ। लेकिन 2-4 साल बाद अगर ज़िंदगी है और तब फिर से आ गया, तो फिर सहने की हिम्मत नहीं होगी। तो इसलिए बेटर है कि आपके पास अभी चांस है, अगर आप सर्जरी होनी है, तो ठीक से सर्जरी हो जाए ताकि ये सारा ख़त्म हो। और बाकी रही बात कि और ये औरत हैं और औरत का ऐसे सब बता देंगे तो कैसे होगा? देखें, वो चीज़ें जो हैं कॉस्मेटिक होती हैं। कॉस्मेटिक का मतलब है कि अम, ये चीज़ जो रब ने बनाई है, जब आपके बच्चे छोटे हैं, आपका बच्चा पैदा हुआ, आपने उसको दूध देना है या कुछ है, उस वक़्त इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अब क्या ज़रूरत है? अब ये है कि अपनी सेहत को ठीक किया जाए। अपनी सेहत ठीक करना पहले इम्पोर्टेंट है। तो जी सर्जरी के वक़्त मैं तो यही कहने वाली हूँ कि आई डोंट माइंड कि अगर आप दोनों तरफ का निकाल सकते हैं, तो निकाल दें, कोई बात नहीं है। तो वो पूरा ब्रेस्ट को रिमूव करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जो मेरा कैंसर है, काफ़ी बड़ा ट्यूमर है, तो वो उसमें या तो रेडिएशन भी देते हैं और रेडिएशन के साथ-साथ कीमोथेरेपी भी होती है। तो मुझे उन्होंने कीमोथेरेपी के लिए पहले ही कह दिया था कि आपकी कीमोथेरेपी बाद में होगी। तो कीमोथेरेपी मेरी पहली सर्जरी में भी हुई थी, जब मुझे पेट में ओवेरियन कैंसर हुआ था। तो वो जो है कीमोथेरेपी, उसमें तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन दवाइयाँ हैं जिनसे आपको आराम भी मिलता है। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, और स्पेशली जब मैं एक बार इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। अब सेकंड टाइम अगर कैंसर हो रहा है, तो मुझे पता है क्या-क्या करना है। पिछली बार जो डॉक्टर ने एक चीज़ मना की थी, तो मैं उस ट्रीटमेंट को भूल गई और घर आई तो उसका फिर मुझे भुगतना पड़ा। लेकिन अभी मुझे सब कुछ पता है, तो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। प्लस लास्ट टाइम मैं जब मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी, तो मैंने खुद को वॉलंटियर किया था। वहाँ कुछ रिसर्च चल रही थी कि अगर आप थोड़ा अपना खून 1 बॉटल एक्स्ट्रा उनको हॉस्पिटल वालों को दें, तो वो रिसर्च कर रहे थे एक ऐसी दवाई बनाने के लिए कि कीमोथेरेपी से आपकी जो नर्व्स होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, और मेरी नर्व्स डैमेज हो गई थी। तो किसी और का भला हो जाए, दवाई बन जाए ऐसी वाली कि वो दवा कीमोथेरेपी से पहले दें, तो नर्व्स डैमेज नहीं होंगी। और मुझे अब सुनकर खुशी हुई कि वो डॉक्टर जिसने मेरे से बात की थी कि क्या आप अपना ब्लड का थोड़ा सैंपल देंगे, ताकि हम ये दवा जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बना सकें। तो
अब देखें रब खुद ब खुद ही आपसे काम लेता है, इसीलिए शायद पहले तकलीफ हुई थी, अब वो दवा बन चुकी है। अब जितने लोगों की कीमोथेरेपी होती है उसके पहले उनको वो इंजेक्शन दिया जाता है और उनकी नर्व्स को कुछ नहीं होता। नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में वो चीज़ें, जैसे हमें अगर सुई चुभी तो एकदम से दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी नर्व जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं कि ये दर्द यहाँ पे कुछ लगा है। तो वो नर्व्स होती हैं। मेरी डैमेज हो गई थी पैरों की और चलने में उस वक़्त बहुत दर्द होता था, अब तो ठीक है। लेकिन अब इस दफ़ा मुझे वो इंजेक्शन दे दिया जाएगा तो तकलीफ़ इतनी नहीं होगी। बस एक बात है, जब कीमोथेरेपी शुरू होती है तो सेकंड कीमोथेरेपी के बाद आपके बाल, आपके आईब्रोज़, आपके आईलैशेज़ और पूरी बॉडी पे जहाँ भी बाल हैं वो सब उतर जाते हैं। और जब कीमोथेरेपी ख़त्म होती है, आपको 6 मिलनी है, 8 मिलनी है, जितनी कीमोथेरेपी मिलनी है ना, उसके बाद तकरीबन 2-3 हफ़्ते में बाल वापस आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं मज़ाक कर रही थी अपने कज़िन्स के साथ। मैंने कहा छोड़ो ना, क्यों फ़िक्र में लगे हुए हो आप लोग। पहले जब कीमोथेरेपी हुई तो मैंने कोई विग वग़ैरह नहीं पहना, सर्दियाँ थी, मैं एक वूलन कैप पहन के बैठ जाती थी। मैंने कहा अब तो समर आ रही है आगे और मैं तरह-तरह के खूब ग्लैमरस अपने विग्स बाय करूँगी और मैं पहन-पहन के कभी लंबे बालों वाले पहन लूँगी, कभी छोटे बालों वाले पहन लूँगी। तो मुझे मेरी कज़िन ने डाँट लगाई, कह रही बेवकूफ़, कभी तो सीरियस हो जाया कर। मैंने कहा सीरियस हो गई तो बीमारी सीरियस हो जाएगी, हँसती खेलती रहूँगी तो जल्दी बीमारी से निकलूँगी। तो सीरियस किस बात से होना ना, जो है उसके साथ डील करें। हिम्मत रखो, स्ट्रॉन्ग रखो और याद रखो कि आपका रब आपके साथ है। और मेरा रब हर वक़्त, हर मिनट, हर सेकंड मेरे साथ है। मेरी एक-एक साँस के साथ मेरे साथ है, तो मुझे घबराने की क्या ज़रूरत है? मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही। लेकिन ये मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी का एक चैप्टर और बन गया और अब आगे-आगे और चैप्टर बनेंगे। जैसे-जैसे मेरी सर्जरी होगी, जैसे-जैसे मेरी कीमोथेरेपी शुरू होगी, मैं आप सबके लिए व्लॉग बना के दिखाती रहूँगी, क्योंकि जिस वीक में कीमोथेरेपी होती है, उस वीक में तो हिम्मत नहीं होती, सोए रहो, दवाई दे देते हैं आपको, आप सोए रहो। थोड़ा-सा उठो, खाना-वाना खा लो, फिर सो जाओ, तो आराम ही आराम है। तो खूब आराम करेंगे और उसके बाद 1 हफ्ते बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो, बिल्कुल ठीक हो जाते हो। तो बीच में 2 वीक का गैप होता है, नेक्स्ट कीमोथेरेपी के लिए। तो जो 2 वीक का गैप होता है, उसमें आपने खूब ढेर सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें खानी है, खूब ढेर सारे फ्रूट्स और जो भी अच्छा खाना है, फ्राइड नहीं, शुगर वाला नहीं, ऐसा नहीं, जो अच्छे न्यूट्रिशन वाले खाने हैं, आपने वो खाने हैं ताकि आपके ब्लड सेल बनते रहें। कीमोथेरेपी के दौरान आपके ब्लड सेल बहुत गिर जाते हैं। आपके व्हाइट ब्लड सेल जो कीमोथेरेपी के वक़्त बहुत ज़रूरी होते हैं, वो गिर जाते हैं। तो आपको उनको बनाने के लिए कुछ ख़ास फूड होते हैं जो आपको खाने होते हैं। वो खाते रहोगे तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट ले सकोगे। वरना क्या होता है कि आपको इंजेक्शन लगा के आपकी बॉडी में जहाँ-जहाँ हमारे बोन मैरो होते हैं, जहाँ जॉइंट होता है, जॉइंट के इस जगह पे अंदर, जैसे आप, मैं बताऊँ जो लोग मीट खाते हैं, ओके, मीट में आप अगर वो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर होल होता है ना, होल के अंदर जो होता है, जिसको कई लोग सक करके भी खाते हैं, वो बोन मैरो होता है। तो आपके बोन मैरो में रेड ब्लड सेल भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी होते हैं। तो जिस बंदे के कीमोथेरेपी के दौरान ये सेल कम हो जाते हैं, उनको इंजेक्शन देके आपकी पूरी बॉडी की हड्डियों को जैसे वो इंजेक्शन हिलाता है, जैसे उसको शेक कर रहा है, जैसे किसी बॉटल में आपने कोई चीज़ रखी, उसको हिला रहे हो, शेक कर रहे हो, तो वो हड्डियों को इंजेक्शन, वो दवा अंदर से हिलाती है और जो व्हाइट सेल होते हैं उनको बाहर निकाल के आपकी बॉडी में भेजती है नसों के थ्रू, ताकि आप ठीक रह सको, आपकी नेक्स्ट कीमोथेरेपी हो सके। तो ट्रीटमेंट होती तो टफ है, ऐसी कोई बात नहीं कि भी बड़ी आसान है, आराम से जैसे बातें करती हूँ वैसे हो जाएंगी। टफ होती है, तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ को सहने की दवाइयाँ भी हैं और मैं तो हूँ भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग और टचवुड आगे भी ठीक रहूँगी, स्ट्रॉन्ग रहूँगी। अगर आपका दिल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी सोच स्ट्रॉन्ग है, तो कोई चीज़ आपको ख़त्म नहीं कर सकती और मौत से मैं डरती नहीं हूँ। मौत तो एक दिन आनी है, हर एक को आनी है, जब मर्ज़ी आ जाए। उसको ना हम मना कर सकते हैं और ना हम चाह के उसको माँग सकते हैं कि हे खुदा, हे भगवान मुझे मौत दे दे। ऐसा भी नहीं होता कि माँगने से जो मौत मिल जाती, कौन जीता इस ज़माने में?
ये गाना सुना है ना? तो माँगने से मौत नहीं मिलती है, देने से मौत नहीं मिलती है, बद्दुआएँ देने से मौत नहीं मिलती है। वो वापस बद्दुआ जाके उसी को लगती है, लेकिन मैं दुआ करूँगी सबके छोटे-छोटे बच्चे हैं, सबके घर परिवार हैं, उनकी बद्दुआ वापस भी ना लगे उनको जाके, क्योंकि क्या फ़ायदा? वो जिसने बकवास करनी थी उसने तो मुँह से बकवास की, लेकिन सफ़र कौन करेगा? उनके घर के बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे और बाकी उनके रिश्तेदार, वो दुखी होंगे, वो सफ़र करेंगे। ये नहीं उन्होंने सोचा। लेकिन आगे से उनका खुदा उन्हें तौफ़ीक दे कि वो किसी का दिल ना दुखाएँ। और बाकी दुआओं में याद रखिए, जो अच्छी-अच्छी दुआ मेरे लिए करना चाहे, बहुत से दोस्त हैं, जो बहुत अज़ीज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, बार-बार पूछते हैं, "आंटी आप कैसे हो? आंटी आप कैसे हो?" मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इन चीज़ों से घबराती नहीं और किसी की धमकियाँ, किसी की गालियाँ, मुझे उनका कोई असर नहीं है। मैं अपने माँ-बाप की बेटी, अपने माँ-बाप से मैंने ये सीखा है, खुद किसी का बुरा ना करो और कोई तुम्हारा बुरा करे तो वो रब पे छोड़ दो, रब अपने आप उनका हिसाब करेगा। माफ़ी देना या उनको उसकी सज़ा देना, वो भी रब ही करेगा। तो मैं उस पे सब छोड़ती हूँ। अभी के लिए बस यही है न्यूज़, वीडियो लंबी होगी, मैं बहुत सॉरी हूँ। लेकिन अभी के लिए यही है कि मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे हो सकता है मैं ना आ सकूँ। अ, हालाँकि बीच-बीच में कीमोथेरेपी के बाद हफ़्ता 10 दिन ठीक होंगी, तब मैं आके व्लॉग बना के आपको बता दिया करूँगी कि अभी ठीक हूँ। अगर मैं सामने नहीं आऊँ, तो माइंड नहीं करना क्योंकि मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती कि मैं कैसी लग रही हूँ बिना बालों के। विग वगैरह तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि विग नहीं पहन सकते, लेकिन वो ऐसी शक्ल नहीं होगी जो अभी आप देख रहे हो। ये वाले सारे उतर जाएँगे। तो फिर आएँगे, नए आएँगे अच्छे-अच्छे। जब लास्ट टाइम मेरे आए थे ना बाल, तो बहुत घुंघराले बाल आए थे मेरे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो सीधे हो गए। लेकिन अब भी अगर घुंघराले बाल आएँगे तो और अच्छी बात है। और उस वक़्त भी बाल बहुत मेरे डार्क आए थे, अभी तो मैंने डाई लगाई हुई है, लेकिन उस वक़्त जब आए थे तो बहुत डार्क बाल आए थे, तो अभी देखेंगे, क्या-क्या रब ने प्लान किया हुआ है हमारे लिए हम देखेंगे। तो जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी बकवास सुनने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए, लेकिन कभी ज़िंदगी में कुछ हो जाए, कुछ आ जाए आपकी ज़िंदगी में, ऐसे ही डट के मुकाबला करना, घबराना नहीं, क्योंकि होना वही है जो रब चाहता है, वही होगा। उसकी हर बात को अपने सर माथे पे कबूल करें और कहें जो तू मेरी झोली में डालेगा मुझे कबूल है। तो आपका रब आपको उतनी ही तकलीफ देगा जितना आप सह सकते हो। और ये तकलीफें क्यों आती है? आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके नेक्स्ट लाइफ में और इस लाइफ के आगे आपको क्या होना है वो देखने के लिए। तो मेरा रब मुझे आज़मा रहा है तो आज़माएँ, क्योंकि साथ तो उसी रब ने ही देना है। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि रब ये जानता है कि मुझे उन पे इतना विश्वास है और मोस्टली ये सुना है दुआओं में से कि रब उस बंदे को आज़माता है जिस पर उसको विश्वास होता है कि मैं इसको कितना भी आज़मा लूँ, जितने मर्ज़ी दुःख दे लूँ, ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। तो वो जैसा सोना है उसको गर्म आग में तपा-तपा कर उसको पारस बनाया जाता है। वैसे ही रब जिन बंदों से प्यार करता है ना, उनको और तकलीफ़ों से गुज़ारता है और तकलीफ़ों से गुज़ारता है कि देखता हूँ इस बार ये मेरे साथ होंगे कि नहीं। लेकिन मैं शुक्र है इतना दिल में तो मेरे है, रब के सिवा और कोई नहीं है। तो मैं सेफ हैंड्स में हूँ, अपने रब के सेफ हैंड्स में। आप लोग बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें। अगर रब ना करे कभी किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन आए, दिल छोटा मत करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआएँ करना और अपने उस रब से यही कहना, आज़माइशों में तुमने डाला है, निकालोगे भी तुम ही। बस यही कहोगे तो देखना कुछ पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओके जी, तो अभी मैं चलती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा अपना। बाय फॉर नाउ। थैंक यू।